अभी देखते हैं जी कि एनर्जी MTNR यानी एनर्जी मॉनिटरिंग, टारगेटिंग एंड रिपोर्टिंग क्या चीज़ होती है। एनर्जी MTNR जो है इट्स अ पावरफुल मैनेजमेंट टूल। किस चीज़ के लिए? फॉर एनालाइजिंग द हिस्टोरिकल एनर्जी परफॉर्मेंस, यानी आप हिस्टोरिकली या पिछले 2-3 साल में कैसे एनर्जी इस्तेमाल करते रहें, चाहे आप की जो भी इंडस्ट्री है, आप इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए करते रहें, कमर्शियल यूज़ के लिए करते हैं रहें, या कोई इंस्टीट्यूशनल फैसिलिटी है, किसी भी किस्म का कोई आपका सेटअप है। फिर अपने अपने लिए आप फिर एनर्जी के टारगेट उस बेसिस पे सेट कर सकते हैं, जब आपको पता चल जाता है कि पिछले कुछ अरसे में क्या होता रहा है। फिर आप जब टारगेट सेट करते हैं तो आप उस उन टारगेट्स पे और हिस्टोरिक हिस्टोरिक परफॉर्मेंस और अपने जो भी इम्प्रूवमेंट के इनिशिएटिव्स हैं उस बेसिस पे आप कंट्रोल कर सकते हैं अपनी एनर्जी की परफॉर्मेंस को। और अ, आपको जब ये पता चल जाता है कि ट्रेंड्स क्या हैं, तो आपको आइडिया हो जाता है कि आगे कितनी एनर्जी इस्तेमाल होगी, तो फिर आप उसको बजट भी कर सकते हैं कि आपको कितनी एनर्जी चाहिए होगी अगले साल, अगले 2 साल, और अकॉर्डिंगली फिर आप अपने फाइनेंशियल डिसीजन करते हैं उस बेसिस पे। तो एनर्जी MTNR जो है, एनर्जी मॉनिटरिंग, टारगेटिंग एंड रिपोर्टिंग, ये आपको एक फ्रेमवर्क देता है कि आप अपनी सेविंग्स करें और उनको फिर वेरीफाई कर सकें थ्रू मेजर्स। कोई भी KPIs जब आपने इम्प्लीमेंट कर दिए, मेजर्स जब आपने इम्प्लीमेंट कर दिए, तो उनकी बेसिस फिर आप वेरीफाई करते हैं कि हाँ, ये नंबर रिड्यूस हुआ है, इसका मतलब है कि मैंने एनर्जी सेव की है। एनर्जी MTR जो है, ये इसमें देखते हैं कि एक्टिविटीज़ क्या हैं। बड़ी बड़ी बात कि एनर्जी मॉनिटरिंग में आप क्या करते हैं कि आप डेटा को कलेक्ट करते हैं और एनालाइज करते हैं, जैसे हमने थोड़ी देर पहले बात की। फिर हम देखते हैं कि अगर कोई परफॉर्मेंस डेविएशन हो रही है, यानी पिछले मार्च में कुछ और था, इस मार्च में कोई और है, तो वो क्यों हो रही है। फिर हम टारगेटिंग में अपने लिए एक टारगेट सेट करते हैं कि हमारा डिज़ायर्ड लेवल्स क्या हैं जिन पे एनर्जी कंज्यूम होने चाहिए। अब अगेन पीछे हमने लेवल्स की बात की थी, तो वी शुड अंडरस्टैंड कि ये उन लोगों की बात हो रही है जो कि ऊपर वाले लेवल्स पे काम कर रहे हैं और ऑलरेडी उनके पास अच्छा डेटा मौजूद है, जिसकी बेसिस पे वो कोई टारगेट सेट कर सकते हैं। और जो वेरिएबल्स हैं वो उनके कंट्रोल में हैं। अभी हम थोड़ी देर बाद जब कज़म एनालिसिस की बात करेंगे तो हम देखेंगे कि एनर्जी तो एक आउटपुट है, यानी आप कोई काम करते हैं, यानी में भी आप प्रोडक्शन कर रहे हो, में भी आप कोई जगह इस्तेमाल कर रहे हो, वगैरह वगैरह। उस उस वो करने के लिए जो बिजली लगती है, या जो गैस लगती है, या एनर्जी लगती है, वो एक इट इज़ एन आउटकम ऑफ सम काइंड ऑफ एक्टिविटीज़। वो जो एक्टिविटीज़ हैं वो आपने कितनी अच्छी तरह आइडेंटिफाई की हुई है और उन पे आपका कितना अच्छा कंट्रोल है। तो ये उन लोगों की बात हो रही है जो कि इन सब चीज़ों को समझ के तब आप MTR की तरफ आते हैं। तो आप फिर जब अपने लिए कोई टारगेट रखते हैं एनर्जी का, तो आप उसको फिर मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव के तौर पे सेट करते हैं, जैसे हमने पहले बात की पिछले लेक्चर में कि हो सकता है कि आपके पास ऑलरेडी कोई मैनेजमेंट सिस्टम इम्प्लीमेंटेड हो, जैसे MBO है, जैसे बैलेंस स्कोर कार्ड है, या कोई भी होशन कानरी है, कोई भी आपका मैनेजमेंट का सिस्टम है वो चल रहा है, तो उसके अंदर फिर आप एक मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव डाल देते हैं कि एनर्जी की टारगेट हमारा इस बार ये है कि हमने इतनी सेविंग करनी है, या इस जगह पे इतनी एनर्जी इस्तेमाल होनी चाहिए। और वो पूरी जहाँ पे एक तरफ पूरी ऑर्गेनाइजेशन का होता है, फिर वो ड्रिल डाउन होता है, एक एक SBU को जाता है, SBU से डिपार्टमेंट में जाता है, डिपार्टमेंट से प्रोडक्शन यूनिट्स तक जा सकता है, और इवन उससे भी नीचे अगर इंडिविजुअल्स काम कर रहे हैं तो वहाँ तक भी जा सकता है, कि हर एक को उसका KPI मिले कि आप इस दफ़ा कितनी एनर्जी यूज़ करेंगे। पिछली बार आपने इतनी की थी, इस बार आपका टारगेट इतना कम करना है। या अगर उसका रोल एक्सपेंड हुआ है तो ऑब्वियसली फिर कोरिस्पॉन्डिंगली आप उसको एनर्जी का टारगेट दे सकते हैं। और टारगेट के बाद रिपोर्टिंग कि आप मुख्तलिफ जो आपको डेटा आपके पास जमा होता है उसको ऐसी शक्ल में प्रेजेंट करें मैनेजमेंट को कि उससे एनर्जी का यूज़ कंट्रोल हो सके, उससे टारगेट्स सेट किए जा सकें रिडक्शन के, उससे वेरिफिकेशन की जा सके। क्योंकि कोई इंडिविजुअल्स होंगे जो कि आपकी सीनियर मैनेजमेंट होगी जो कि उसको देख के उसके बारे में कुछ फैसले करेगी, तो उस डेटा को आप जितना अच्छा शक्ल में रिपोर्ट कर सकेंगे स्टेक होल्डर्स को, उतना चांस है कि उसके बारे में अच्छी डिसीजन मेकिंग हो सकेगी। तो इन एसेंस जो है एनर्जी MTNR ये एक कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट का साइकिल है कि आप मेजर करते हैं चीज़ों को, उस मेजरमेंट से आपके पास डेटा इकट्ठा होता है,
उस डेटा को आप एनालाइज करते हैं, उस बेसिस पे एक इंफॉर्मेशन जनरेट करते हैं आप स्टेक होल्डर्स के लिए। स्टेक होल्डर्स उस बेसिस पे कोई एक्शन लेते हैं। तो यहाँ पे पहला साइकिल मुकम्मल होता है। अब उस एक्शन को आप फिर कुछ अरसे बाद देखते हैं कि उसकी इनपुट्स क्या आई और उसकी बेसिस पे क्या आउटपुट्स निकली। तो उस चीज़ को आप दोबारा मेजर करते हैं, फिर दोबारा पूरे साइकिल से गुजरते हैं। तो ये कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट का साइकिल फिर एनर्जी MTNR, एनर्जी मॉनिटरिंग, टारगेटिंग एंड रिपोर्टिंग का पूरा साइकिल कंटिन्यूसली चलता रहता है। बिसाइड्स जो आपका MTNR का एक बेसिक फ़ायदा ये है कि आपके पैसे बचते हैं, एनर्जी की कॉस्ट कम होती है। इससे इसके और फायदे ये हैं कि आप अच्छी बजटिंग और फोरकास्टिंग कर सकते हैं, क्योंकि अब आपको पता है कि आपके अगले महीने कितनी एनर्जी इस्तेमाल होनी है। तो आप बता सकते हैं कि आपको सो एंड सो डिपार्टमेंट आपको इतने पैसे एलोकेट हुए एनर्जी में। तो अगर आप ऊपर जाएंगे तो यू विल हैव टू कम बैक एंड एक्सप्लेन टू अस कि आपने क्यों ज़्यादा एनर्जी इस्तेमाल की है। आप इम्प्रूव्ड कॉस्टिंग कर सकते हैं अपनी प्रोडक्ट की, क्योंकि अब आपने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया है कि मैं ये प्रोडक्ट बना रहा हूँ, इसके इतने पैसे होने चाहिए, इतने में बनना चाहिए। तो आपकी कॉस्टिंग इम्प्रूव हो जाती है सर्विस की या प्रोडक्ट की। फिर आप ट्रैक कर सकते हैं और वेरीफाई कर सकते हैं अपनी एनर्जी की। अगर आपने कोई रेट्रोफिट किया है, रेट्रोफिट का मतलब होता है कि पुराने बल्ब उतार के आपने एनर्जी सेवर्स लगा दिए, पुराने फैंस लगा के आपने एनर्जी सेविंग फैंस लगा दिए। इसी तरह एयर कंडीशनिंग में आपने कोई तब्दीली की, मे बी इंडिविजुअल यूनिट्स हटा के सेंट्रल कर दिया, या कोई एफिशिएंट एयर कंडीशनिंग ले आए। तो उस रेट्रोफिटिंग की आप उस ट्रैकिंग कर सकते हैं और वेरिफिकेशन कर सकते हैं कि उसने वाकई एनर्जी बचाई। और इसके थ्रू आपको अच्छे ऑपरेशंस और मेंटेनेंस की प्रैक्टिसेस होती हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करने वाली पुरानी चीज़ें जो हैं उनकी ऑपरेशंस और मेंटेनेंस, और लेटेस्ट और ऐसी चीज़ें जो कम एनर्जी कंज्यूम करती हैं उनकी मेंटेनेंस में फ़र्क होता है। तो ये जो एनर्जी MTNR है, इट इज़ बेसिकली बिल्ट अराउंड, जैसे मैंने आपको कहा कि कज़म एनालिसिस। अब कज़म CU से बनता है क्यूमुलेटिव, और SUM से सम बनता है। तो क्यूमुलेटिव सम आप किसी भी ये एक स्टैंडर्ड स्टेटिस्टिकल टूल है कज़म, तो उसको आप किसी भी जगह पे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम इस्तेमाल बेसिकली क्यूमुलेटिव सम देख रहे हैं वेरिएशंस का या डिफरेंसेस का, जो फ़र्क आता है मंथ टू मंथ एनर्जी के इस्तेमाल में। यानी आपके ख्याल में कितनी इस्तेमाल होनी चाहिए थी और एक्चुअली इस्तेमाल कितनी हुई, इन दोनों में कितना फ़र्क है, कितनी वेरिएशन है मंथ टू मंथ। और उस चीज़ को आप मॉडल करते हैं। मॉडल करने का मैथमेटिकल मतलब ये होता है कि आप उसके बारे में एक इक्वेशन बनाते हैं, और फिर उस इक्वेशन की बेस पे फर्दर प्रोडिक्शंस करते हैं या मेजरमेंट करते हैं ऑलरेडी जो एक्चुअल कंजम्पशन है उसको, कि वो ठीक हुई है कि नहीं। अब ये एनर्जी MTR का एक बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो कॉस्ट सेंटर है। अ, हम बार बार इस चीज़ की बात कर रहे हैं कि एक ओवरऑल पिक्चर किसी घर की, किसी बिल्डिंग की तो बाहर वाले मीटर से पता चल जाती है, लेकिन उसको इंडिविजुअल्स को एलोकेट करना, इंडिविजुअल्स के ऊपर डिपार्टमेंट्स, डिपार्टमेंट्स के ऊपर में भी कोई और स्ट्रक्चर हो, उसके ऊपर स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट हो, उनको एलोकेट करना, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है अच्छी एनर्जी मैनेजमेंट में। आप ज़रा सोचें कि आपने एक बिल्डिंग बनाई जिसके अंदर 8 दुकानें हैं, और बाहर एक बड़ा मीटर लगा हुआ है। तो मीटर आप किराया ले रहे हैं लोगों से, लेकिन बिजली आपने देनी है, या उन सब लोगों ने मिल के देनी है। तो सोचें कि वो कितना केओस होगा ना। किसी को कुछ समझ नहीं आ रही होगी, और कोई बंदा बिजली बचाना नहीं चाहेगा, क्योंकि उसको पता है कि ओवरऑल बिल तो या मैंने नहीं देना, और अगर मैंने देना भी है तो वो 8 लोगों पे एवरेज आउट हो जाना है। और अगर मैंने कम इस्तेमाल की तो क्या फ़ायदा, क्या पता साथ वाला ज़्यादा इस्तेमाल कर ले। तो इस तरह की जब इसको अंग्रेज़ी ज़ुबान में कहते हैं ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन्स। तो यानी कि ऐसी चीज़ें जो कॉमन होती हैं, जो सबकी जिम्मेदारी होती हैं, वो एट द एंड ऑफ द डे फिर किसी की जिम्मेदारी नहीं रहती, क्योंकि कोई उनका ख्याल नहीं रखता। तो अ, इस सेंस में एनर्जी कॉस्ट सेंटर एक बेसिक यूनिट होता है किसी भी एनर्जी मैनेजमेंट प्रोग्राम का। अब ये कोई बिल्डिंग भी हो सकती है, एक सिंगल बिल्डिंग, जहाँ पे आपके पास 50 बिल्डिंग्स हैं, उनमें से कोई एक बिल्डिंग हो सकती है, या किसी एक प्रोडक्शन प्लांट का एक डिपार्टमेंट हो सकता है, या ये एक्चुअली एक एक इक्विपमेंट हो सकती है। एक फॉर एग्जांपल आपने हीटिंग प्लांट बनाया हुआ है, जो कि उसके इर्द गिर्द और भी बहुत
ऐसी चीज़ें लगी हुई हैं, तो आप खाली हीटिंग प्लांट के ऊपर मीटर लगा सकते हैं। इसी तरह जैसे हमने पीछे बिल्डिंग में 8 दुकानों की बात की, तो हर दुकान पर अपना मीटर लगाया जा सकता है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं कॉस्ट सेंटर। किसी चीज़ को कॉस्ट सेंटर आप कब तब बनाएंगे जब एक नंबर एक कि उसकी एनर्जी कंजम्पशन को आप मेजर कर सकें। बेसिकली वहाँ पे मीटर लगा हुआ हो, ये मतलब है उसका। फिर आप उसको उसकी मेजरमेंट हम कर क्यों रहे हैं? मकसद तो मेजरमेंट करना नहीं है ना, मकसद तो एट द एंड ऑफ द डे सेविंग्स करना है। तो कॉस्ट ऑफ मेजरमेंट जो है इट कुड बी जस्टिफाइड बाय सेविंग्स। ऐसा नहीं कि सेविंग 10 रुपए होनी है और आपने 50,000 रुपए का मीटर लगा दिया, तो कोई फायदा नहीं, उसको किसी बड़े ग्रुप का हिस्सा रहने दें। आपका जो कॉस्ट सेंटर है ये बिजनेस के ओवरऑल स्ट्रक्चर को करस्पॉन्ड करता हो, यानी कि आप ओवरऑल जो आप आउटपुट दे रहे हैं वो उसी तरफ कंट्रीब्यूट कर रहा हो, कोई साइड की चीज़ ना हो, वरना उसको आप फिर और किसी चीज़ से कंपेयर नहीं कर सकेंगे। तो एट द एंड ऑफ द डे फिर आपको फायदा नहीं देगा, इम्प्रूवमेंट जो आप लाना चाहते हैं वो नहीं आएगी। कोई एक इंडिविजुअल या डिपार्टमेंट होना चाहिए जो अकाउंटेबल हो इस एनर्जी कॉस्ट सेंटर के लिए, क्योंकि अगर आप अकाउंटेबिलिटी नहीं देंगे फिर ये मीटर लगाने का फायदा नहीं है। आपके पास रीडिंग्स आती रहेंगी, क्या करेंगे आप उस रीडिंग्स का, जब तक कोई अकाउंटेबल नहीं है कि उसको कम कर सके। और आखिरी ज़रूरत ये है कि एक फैक्टर ऑफ इन्फ्लुएंस भी मेजरेबल होना चाहिए। यानी बिजली तो आपने मेजर कर ली, अब उसको किस चीज़ के साथ पिच करेंगे, यानी मैंने कितने पीस प्रोड्यूस किए, मैंने कितने कस्टमर्स को सर्व किया, कितने स्टूडेंट आते हैं मेरे स्कूल में, मेरे कॉलेज में, मेरी यूनिवर्सिटी में। तो वो वाला आपके पास फैक्टर ऑफ इन्फ्लुएंस भी होना चाहिए, या वो मेजरमेंट का स्केल भी होना चाहिए कि इस बिजली से आप कर क्या रहे हैं, ताकि बिजली को एक तरफ मेजर करें, दूसरी तरफ उस चीज़ को मेजर करें जो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं या जिसको आप सर्व कर रहे हैं। अब एनर्जी एमटीएनआर के कुछ स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप तो ऑब्वियसली ये होता है कि आप मेजर करें एनर्जी की कंजम्पशन को, या कहीं पे अगर आप एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसकी प्रोडक्शन को ओवर टाइम। दूसरा स्टेप होता है आप इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर को मेजर करें, यानी किस चीज़ से एनर्जी को कंपेयर करेंगे। ये हो सकता है जैसे हमने बात की कि प्रोडक्शन से मेजर कर रहे हो कि मैंने 100 पीस प्रोड्यूस किए, 200 पीस प्रोड्यूस किए, दूसरी तरफ बिजली का बिल देख रहे हैं, तो आप फिर बिल डिवाइडेड बाय पीसेस करके आपको समझ आएगी कि एनर्जी कितनी इस्तेमाल हो रही है। इसी तरह ये प्रोडक्शन के अलावा ऑक्यूपेंसी भी हो सकती है, यानी होटल है, 100 कमरे हैं, तो कितने कमरे आज इस्तेमाल हो रहे हैं? 50 इस्तेमाल हो रहे हैं, इतना बिजली का बिल आया। 60 इस्तेमाल हो रहे हैं, इतना बिजली का बिल आया। इसी तरह इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर वेदर भी हो सकता है। आज वेदर क्या है, अगले महीने या अगले दिन या अगले हफ्ते क्या होगा। कुछ कुछ जगहों पे वेदर्स कंसिस्टेंट रहते हैं, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होते पूरे साल में, जो ट्रॉपिकल एरियाज हैं। कुछ जगहों पे बहुत फेरी होते हैं, जिस तरह हमारी इन्वायरमेंट है, जहाँ पे सर्दियों में एक्सट्रीम सर्दी होती है, गर्मियों में एक्सट्रीम गर्मी होती है। इसी तरह कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे जिस तरह न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया है, वहाँ पे गर्मियों के अंदर भी वेरिएशन आती है बहुत ज़्यादा, और सर्दियों के अंदर भी, और इवन हमारे पास भी कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे वेरिएशंस आती हैं। तो आपको वेदर भी एक बड़ा फैक्टर होता है इन्फ्लुएंस करने का, इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर होता है बिजली को मेजर करने का। तो आपके पास आपका दूसरा स्टेप ये होता है कि आप इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स को मेजर करें। तो रिमेंबर के बिजली की मेजरमेंट इन इटसेल्फ इट इज़ नो यूज़ अनलेस के आप इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर को भी मेजर करें, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे तो कोई स्टेप लेना है ना बिजली की इस्तेमाल को कम करने का। तो कम तभी करेंगे जब पता होगा कि किस चीज़ को कम करना है। फिर तीसरा स्टेप ये होता है कि आप एक रिलेशनशिप डेवलप करते हैं पहली दोनों चीज़ों में, यानी एनर्जी कंजम्पशन में और इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स में। रिलेशनशिप डेवलप करने का, जैसे मैंने आपको बताया, इसका मतलब होता है एक परफॉर्मेंस मॉडल बनाना। और परफॉर्मेंस मॉडल बनाने का इंजीनियरिंग में या स्टैट्स में मतलब होता है इक्वेशन बनाना। तो यहाँ पे हम बेसिकली रिग्रेशन इक्वेशन बनाते हैं, और जब वो इक्वेशन बन जाती है फिर उसका कज़म क्यूमुलेटिव सम ऑफ वेरिएंस का एनालिसिस करते हैं। ये स्टेप 3 है। तो जब आपको वो ट्रेंड पता चल जाता है, एक रिग्रेशन इक्वेशन पता चल जाती है, मॉडल बन जाता है आपके पास, तो फिर आप उस मॉडल की बेस पे टारगेट्स रखते हैं। अ, किसी महीने का, किसी क्वार्टर का, किसी साल का, किसी घंटे का, जो भी आप मेजर कर रहे हैं उस बेसिस पे। यानी अब आपके पास एक रिलेशनशिप आ गया है, तो रिग्रेशन इक्वेशन आ गई है, तो आप उसमें फ्यूचर की कोई भी वैल्यू प्रेडिक्ट कर सकते हैं। रिग्रेशन होती है इसीलिए। तो आप फिर अपने लिए कोई फ्यूचर का कोई टारगेट रखते हैं। फिर आप क्या करते हैं कि टारगेट्स को और
यानी मॉडल के बेस पे जो टारगेट दिया गया था उसको और एक्चुअल कंजम्पशन को कंपेयर करते रहते हैं, और उस कंपैरिजन की फिर आप रिपोर्ट्स जनरेट करते हैं कि वेरिएंस हुई है और क्यों हुई है। और वो जो वेरिएंस हुई है उसको एड्रेस करने के लिए आप फिर कोई ना कोई एक्शन लेते हैं। और मेन मकसद ओवरऑल आपका ये होता है कि वो जो टारगेट आपने रखा था उसको मीट किया जाए।